हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th पोल स्टार में से साइंस का सैम्पल पेपर नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द यूजेस ऑफ कोक। पार्ट ए में आया तो इसको हम छोटा करके भी लिख सकते हैं। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसकी विशेषताएं, उसके गुण क्या है, और यूजेस का मतलब उसका इस्तेमाल। हमें कोक के जो है वो यूजेस और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें बताने हैं। कोक क्या है? कोक एक मटेरियल होता है जो कि हमें जब हम कोल की रिफाइनिंग कर रहे होते हैं, पेट्रोल की रिफाइनिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो है वो हमें साइड प्रोडक्ट कोक जो है वो मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। टफ का मतलब होता है कि ये मजबूत होता है काफी। पोरस का मतलब होता है कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, मीन्स कि ये मुसामदार होता है, इसमें छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, और ये काले रंग का होता है। इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। यूजेज में क्या है? 2 नंबर का है तो हम छोटा लिख सकते हैं इसको। इट वॉज यूज फॉर द डोमेस्टिक हीटिंग इन द पास्ट। पुराने टाइम में जो है वो इसको घरों में चीजों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में भी यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो हमेशा हमें जो है वो कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं, वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। तो वो हमें अपने ओर्स के अंदर मिलती है। किसी भी मेटल को हमें जो है वो अचीव करने के लिए उसको उसकी ओर में से बाहर निकालना पड़ता है, और उसी प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको हम मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी यूज करते हैं। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। कोक को हम जो है वो स्टील को मैन्युफैक्चर करने में भी जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोक के कुछ और यूजेस भी हैं। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द आर्टिफिशियल ग्रेफाइट। इससे हम आर्टिफिशियल ग्रेफाइट भी बना सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द कैल्शियम कार्बाइड रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटाइलिन गैस। इसको हम कैल्शियम कार्बाइड को बनाने में भी यूज करते हैं, जिसका हम फर्दर यूज करते हैं एसिटाइलिन गैस बनाने के लिए। एसिटाइलिन गैस इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड। जो एसिटाइलिन गैस है उसको हम एसिटिक एसिड बनाने में यूज करते हैं, और पीबीसी बनाने में भी इसको हम यूज करते हैं। तो आप सिंपली इतना लिख सकते हो कि इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। इसको हम कैल्शियम कार्बाइड बनाने में भी यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस एंड द प्रोड्यूसर गैस। इसको हम वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बनाने में भी यूज करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फ्यूल्स हैं हमारे। वो प्रोड्यूसर, उसके बाद और क्या है? इट इज आल्सो यूज्ड इन टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स। ये मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। ये तो हमने देख लिया था। सिंस कोक डज नॉट पोल्यूट एनी स्मोक, हैंस इट इज यूज एज अ हाउस होल्ड फ्यूल। क्योंकि ये किसी भी तरह का धुआं पैदा नहीं करता, इसलिए इसको हम घरों में फ्यूल की तरह भी जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट द सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। हमारे आसपास ऐसी चीजों की हमें लिस्ट बनानी है जिससे नॉइस पोल्यूशन होता है। शोर करने वाली चीजों के हमें जो है वो नाम लिखने। वो है हमारे पास साउंड ऑफ द व्हीकल्स, गाड़ियों से निकलने वाली आवाजें जो है वो भी नॉइस पोल्यूशन फैलाती हैं। लाउड स्पीकर, आसपास अगर तेज आवाज से लाउड स्पीकर बज रहे हैं तो वो भी हमारे नॉइस पोल्यूशन को फैलाते हैं। एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, आसपास के होने वाले धमाके या फिर पटाखे के फोड़ने से जो धमाके होते हैं, आवाजें आती हैं, उससे भी जो है वो नॉइस पोल्यूशन होता है। वर्किंग ऑफ मशीनरी से जब चलती हैं तो उनके चलने से भी जो है वो आवाज पैदा होती है, जो कि नॉइस पोल्यूशन को पैदा करते हैं। डेजर्ट कूलर्स के चलने से जो आवाज निकलती है वो हमारे एयर पोल्यूशन करती है। होकर्स गली में जो घूमते फिरते रहते होते हैं फेरी वाले, उनको हम हॉकर्स बोलते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन ऑफ हाई वॉल्यूम, जब हम रेडियो और टेलीविजन जो है वो हाई वॉल्यूम पे देखते हैं तो वो भी जो है वो नॉइस पोल्यूशन के कारण है। हमारे किचन के अप्लायंस, किचन में जो भी अप्लायंस यूज करते हैं, जैसे कि हमारे मिक्सर हो गए, ग्राइंडर हो गए, जूसर हो गए, वो सारे आवाजें पैदा करते हैं और वो सभी के सभी जो है नॉइस पोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। हमें अपने आसपास कुछ ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड हो। इलेक्ट्रोप्लेटेड का मतलब होता है कि एक लो क्वालिटी के मेटल के ऊपर एक किसी अच्छी क्वालिटी के मेटल की लेयर को चढ़ा देना। जैसे कि हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं हम चांदी की ज्वेलरी पे सोने का पानी चढ़ा लेते हैं, उस पानी को चढ़ाने को ही हम जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। मीन्स कि एक सस्ती मेटल के ऊपर एक बढ़िया मेटल की लेयर को चढ़ाने को हम इलेक्ट्रोप्लेटेड बोलते हैं। हमें कुछ ऐसी चीजों की जो है वो लिस्ट बनानी है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड हो। तो हमारे पास हो जाएंगे
हैंडल बार्स एंड द रिम्स ऑफ साइकिल, साइकिल के जो हैंडल्स होते हैं और जो उनके रिम्स होते हैं उनके ऊपर एक क्रोमियम तरह की क्रोमियम की जो है वो कोटिंग चढ़ी होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। हमारे गाड़ियों के रिम्स हो गए, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट हो गए, जो हमारे नकली गहने होते हैं वो सारे जो है वो शाइन कर रहे होते हैं। वो शाइन इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक शाइनिंग मेटल की जो लेयर चढ़ी होती है। हम बाथ टैप घर में जो टूटियां आती हैं जब वो नहीं आती है तो वो कितनी चमक रही होती है, वो इसीलिए चमक रही होती है क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटेड की होती है, दूसरी मेटल की लेयर जो है वो चढ़ी होती है। किचन गैस बर्नर, जब आप बिल्कुल नया गैस लेकर आते हो तो उस पे जो बर्नर्स होते हैं वो गोल्डन कलर के दिखाई देते हैं, तो उनके ऊपर गोल्डन कलर का जो है वो कोटिंग चढ़ी होती है। हमारे शावर्स जो है उनके ऊपर भी कोटिंग चढ़ी होती है। मेटेलिक पेन्स हो गए, जो मेटल के पेन होते हैं, जैसे कि हमारे पेन्स के आगे वाला पार्ट जो होता है वो मेटल का होता है कुछ पेन्स का, और वो चमक रहा होता है, उसके ऊपर भी जो है वो प्लेटिंग की होती है। मेटेलिक अलमीरास, जो हमारे अलमारीज वगैरह होती हैं लोहे की, उनके ऊपर भी जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड की होती है। बक्कल्स ऑफ क्लॉथ बेल्ट एंड द बकेट्स, जो हमारी बेल्टों में बक्कल लगे होते हैं या फिर कपड़ों में जो बक्कल्स लगे होते हैं वो कैसे शाइनिंग कर रहे होते हैं, वो शाइनिंग इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके ऊपर दूसरी मेटल की जो है वो लेयर चढ़ी होती है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम टू ऑब्जेक्ट्स अदर देन द प्लैनेट्स विच आर द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। हमें प्लैनेट्स के अलावा ऐसी चीजों के नाम बताने हैं जो कि सोलर सिस्टम के मेंबर हो, तो वो हमारे हो जाएंगे कॉमेट्स हो गए, हमारे मीटियोर्स हो गए, हमारे जो है वो हमारे सैटेलाइट्स हो जाएंगे। ये सभी जो है हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं प्लैनेट्स के अलावा। नेक्स्ट पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राना वांट्स टू बाय अ शर्ट फॉर द समर, should he buy cotton shirt or shirt made from the synthetic material, advise राना गिविंग योर रीजन। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि राना जो है वो एक शर्ट खरीदना चाहता है गर्मियों के लिए, उसको कौन सी शर्ट खरीदनी चाहिए, उसे कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए या फिर उसे सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई जो है वो शर्ट खरीदनी चाहिए। हमें राना को सजेस्ट करना है कि वो कैसी शर्ट खरीदे और अपना रीजन भी बताना है। तो हम जो है वो राना को सजेस्ट करेंगे कि वो कॉटन की शर्ट खरीदे। उसका रीजन ये होगा कि जो कॉटन्स होते हैं वो एक तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके कारण वो हमें गर्मी में कम गर्मी लगेगी, हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। उसके अलावा जो है वो कॉटन के कपड़े ज्यादा पानी को सोख सकते हैं, कॉटन हैज मोर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, कॉटन जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो पानी सोख सकता है। उसके अलावा जो है वो कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो पोरस होते हैं, जबकि हमारे सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो नॉन पोरस होते हैं। तो हम राना को सजेस्ट करेंगे कि वो कॉटन खरीदे। उसके रीजन ये है कि कॉटन क्लोथ्स आर पोरस वाइल सिंथेटिक आर द नॉन पोरस। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पोरस होते हैं, मीन्स कि उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे हवा आसानी से क्रॉस कर पाती है, लेकिन सिंथेटिक में ऐसा नहीं होता। और जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, इट डज नॉट अलाउ द आउटर हीट टू एंटर द बॉडी एंड दस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हीट। ये बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देते, जिसके कारण जो है वो हमें हमारी बॉडी जो है वो गर्मी से बची रहती है। कॉटन हैज मोर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, कॉटन के कपड़ों में जो है पानी को ज्यादा सोख के रखने की ज्यादा कैपेसिटी होती है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पसीने को सोख लेती है और जो है वो हमारी बॉडी को ठंडा रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पेंडुलम ऑक्सीलेट्स 40 टाइम्स इन द सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। हमें बोला है कि एक पेंडुलम है जो कि 40 बार जो है वो ऑक्सीलेट करता है 4 सेकंड के अंदर, हमें उसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। अब हमें नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस 40 दी है और टाइम हमें 4 दिया, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगी। 10 हर्ट्ज जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, ये हमें लिखना है। उसके बाद हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड जो होता है वो 1/, फ्रीक्वेंसी होता है तो ये हो जाएगा 1/10, मीन्स कि ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड। तो उसका टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 0.1 सेकेंड। आपको 2 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। फ्रीक्वेंसी का होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइडेड बाय द टाइम। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हमें 40 गिवन थी, टाइम हमें 4 गिवन था, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 10 हर्ट्ज आ गया। साथ में हमें टाइम पीरियड निकालना था, वो होता है 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 रखेंगे, 1/10 करेंगे, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 सेकेंड जो है वो आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द लाइटनिंग। हमें जब बिजली चमकती है, जब तूफान होता है, मौसम खराब होता है, उस टाइम जो बिजली चमकती है, उस बिजली से बचने के लिए जो है वो हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें जो है वो कुछ ऐसी बातें बतानी है। तो अगर तो हमें कहीं पे बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी बस में है, कार में है, तो हमें अपनी कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बस में से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस बाहर निकलने की बजाय हमें जो है वो खिड़कियां और दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर लेना चाहिए, तो हम सेफ रहेंगे। अगर हम किसी खुली जगह पे हैं तो हमें सिमट कर बैठना है, मीन्स कि हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके बैठना है, अपने हाथों को सिर के अंदर देके, सिर को अपने हाथों के अंदर देके बिल्कुल सिकुड़ कर बैठना है, ताकि हम कम से कम जगह घेरें। क्योंकि जब बिजली गिरेगी तो अगर हम छोटी सी जगह को ऑक्यूपाई करके बैठेंगे तो हमारे पास ज्यादा चांसेस होंगे कि हम बचे रहेंगे। तो हमें ऐसे बैठना है कि हम कम से कम जगह को ऑक्यूपाई करें। जब भी हमें जो है वो थंडर की आवाज तो सुनाई दे, जब भी हमें तूफान की आवाज सुनाई दे, तो हमें भाग के जो है वो किसी क्लोज एरिया के अंदर चले जाना है, किसी घर के अंदर चले जाना चाहिए, किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए। तो ये सारे मेजर्स हैं जो हम लाइटनिंग के टाइम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे है, इन बस क्लोज ऑल द डोर्स एंड द विंडो। अगर हम बस या कार में हैं तो हमें अपने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करनी है। अगर हम ओपन में हैं तो सिट ऑन द फ्लोर विद योर हेड इन द नीज एंड द आर्म। अगर हम खुले में हैं तो हमें इस प्रकार बैठना है कि हम अपने सिर को अपने घुटनों और अपने बाजुओं के बीच में अच्छे से कवर कर ले, मीन्स की सिकुड़ कर बैठ जाए। ऑन हेयरिंग थंडर गो इनसाइड क्लोज एरिया सच एज हाउस, बिल्डिंग एक्सेट्रा। जैसी तूफान की आवाज सुनाई दे हमें कोशिश करनी है कि हम किसी बंद जगह पे चले जाएं, खुली जगह पे ना रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ कॉन्स्टिलेशन, नेम एनी टू कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशन होते हैं तारामंडल। हम जब रात के टाइम आसमान में देखते हैं तो हमें कुछ तारे जो है वह कुछ स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हुए नजर आते हैं, कुछ स्पेसिफिक शेप्स बनाते हुए नजर आते हैं। उन सभी तारों के समूह को जो एक ऐसी शेप बनाते हैं जिसको हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाए, उन सभी तारों के समूह को हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं, या फिर उसको तारामंडल बोला जाता है। यहाँ पे हमारे पास आंसर है, द स्टार फॉर्मिंग ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड द कॉन्स्टिलेशन। तारों का एक ऐसा समूह जो मिलके एक ऐसी शेप बनाए जिसको हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाए, उसको पहचान पाए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कॉन्स्टिलेशंस है। दो तरह की हमारे पास काफी कॉन्स्टिलेशंस है। यहाँ पे हमें 2 ही एग्जांपल्स पूछे हैं, तो हम ओरायन और ग्रेट बियर की एग्जांपल दे रहे हैं। और ग्रेट बियर को हम सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं, ओरायन को हम हंटर के नाम से भी जानते हैं। ओरायन इट कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर इन द लेट इवनिंग। ओरायन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। जो ओरायन है उसको हम सर्दियों के टाइम में देर शाम को देख सकते हैं, इसको हम हंटर के नाम से भी जानते हैं। हंटर का मतलब होता है शिकारी। ग्रेट बियर इट कैन बी सीन ड्यूरिंग द समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। इसको हम ग्रेट बियर को हम गर्मियों में देख सकते हैं, अर्ली नाइट को ही हम इसको देख सकते हैं। और इसको हम उर्सा मेजर, बिग डिपर और सप्तऋषि के नामों से जानते हैं। इनकी शेप भी आपको इम्पोर्टेंट है, वो शेप भी आपको याद रखनी है, क्योंकि जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इनकी शेप्स भी साथ में ड्रॉ करनी है। क्योंकि जब आप डायग्राम बनाते हो किसी भी क्वेश्चन का तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको दोनों की शेप्स पता होनी चाहिए। ये हमारी ओरायन है, 7 स्टार्स होते हैं, इसमें भी प्रोमिनेंटली स्टार्स 7 स्टार्स होते हैं। इसके बिल्कुल यहाँ सीध में साइरस स्टार होता है, जो यहाँ पे नहीं बना हुआ। अगर आप बुक में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसकी बिल्कुल यहाँ से सीधी लाइन पे साइरस प्रेजेंट होता है, जो कि सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारी धरती का आफ्टर द अल्फा सेंचुरी के। और ये हमारी ग्रेट बियर, उर्सा मेजर, या फिर बोल लो कि ये हमारी सप्तऋषि का पिक्चर है। यहाँ पे हमारा पोल स्टार है। तो इनके डायग्राम भी आपको अच्छे से जो है वो ड्रॉ करने सीखने हैं, दोनों कॉन्स्टिलेशंस के। दोनों ये इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड। हमें बताना है कि कौन कौन कारण, किस किस कारणों से जो है वो हमारा पानी जो है वो कंटेमिनेटेड होता है, मीन्स की पानी प्रदूषित होता है, पानी गंदा होता है। उसके हमारे क्या क्या कारण है पानी को कंटेमिनेटेड होने के। तो उसके काफी सारे कारण है, जैसे कि हमारे हो जाएंगे
बाय वॉशिंग, बाथिंग एंड अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, हमारे कपड़े धोने से, नहाने से और घरों के बाकी काम करने से भी जो है वो पानी गंदा होता है, जैसे कि पोछा लगाना और भी बर्तन मांजना, ये सारे कामों में जो है वो पानी गंदा होता है। बाय द सीवेज, हमारे जो सीवरेज वगैरह होते हैं उससे भी पानी जो है वो गंदा होता है। बाय टॉक्सिक केमिकल्स थ्रोन बाय द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज केमिकल जो है वो डायरेक्टली पानी में फेंक देती है तो उससे भी पानी जो है वो गंदा होता है। बाय द सिल्ट, ये सिल्ट होती है मिट्टी वगैरह, तो उससे भी जो है वो पानी गंदा होता है। बाय गार्बेज एंड द डेड बॉडीज डम्प्ड इन द वाटर रिसोर्सेज, जब कचरा जो है वो डायरेक्ट पानी में डाल दिया जाए या फिर डेड बॉडीज को पानी में डाल दिया जाए तो उससे भी जो है वो पानी गंदा होता है। बाय द फर्टिलाइजर्स, बाय द इंसेक्टिसाइड्स, बाय द पेस्टिसाइड्स, जो पानी है वो हमारा फर्टिलाइजर से भी गंदा होता है। फर्टिलाइजर्स हम खेतों में डालते हैं ताकि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति जो है वो इंक्रीज हो। इंसेक्टिसाइड भी हम खेतों में डालते हैं कीड़े वगैरह को मारने के लिए। पेस्टिसाइड भी हम खेतों में डालते हैं अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए। तो ये सारे केमिकल्स के कारण भी जो है वो पानी कंटेमिनेटेड होता है। बाय द डिपोजिशन ऑफ द मिनरल्स ऑफ द मेटल इन द रिवर बेड, जब नदियों में के नीचे जो है मेटल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो उससे भी जो है वो पानी कंटेमिनेटेड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, हमें पेट्रोलियम की फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से पढ़ना है। तो कैसे बनता है पेट्रोलियम? वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, जो पेट्रोलियम है वो समुद्र में रहने वाले जीवों की से बनता है। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड द क्ले, जब ये ऑर्गेनिज्म, जब ये जानवर, समुद्र में रहने वाले जानवर मर जाते हैं तो इनकी बॉडीज को उठाने वाला कोई नहीं होता। समुद्र में जाके उनकी बॉडीज को कौन निकालेगा? कोई नहीं निकालेगा। तो उनकी बॉडीज जो है वो समुद्र की तली में जाके बैठ जाती है और धीरे धीरे जो है वो मिट्टी से जो है वो कवर होती रहती हैं। Over the millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organisms into the petroleum oil and the natural gas। काफी लंबे टाइम तक जब ये मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं तो वहां पे मिट्टी में दबे रहने के कारण वहां पे हवा की कमी हो जाती है। एब्सेंस ऑफ एयर मतलब कि हवा की कमी हो जाती है। हाई टेम्परेचर मीन्स कि वहां पे गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है, ज्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। हाई प्रेशर, जब उनके ऊपर मिट्टी की लेयर्स बढ़ती चली जाती है तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे पेट्रोलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसको आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हो यहाँ पे। Petroleum is formed from the bacterial decomposition of the remains of animals and the plant which got buried under the sea million years of ago। जो हमारा पेट्रोलियम है वो ऐसे हमारा जो पेट्रोलियम है वो ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स की से बनता है जो कि आज से काफी साल पहले जो है वो समुद्र की तली में दब गए थे। When these organisms died, they sank to the bottom and got covered by the sand and clay। जब ये मर जाते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो समुद्र की तली पे बैठ जाती है, जिसके कारण ये धीरे धीरे जो है वो मिट्टी और क्ले के साथ जो है वो कवर होते रहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ईयर्स दीज ऑर्गेनिजम्स got converted into the petroleum oil by the heat, pressure and the catalytic action। धीरे धीरे जो है वो गर्मी के कारण, टेम्परेचर के कारण, हवा की कमी के कारण, प्रेशर के कारण ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो पेट्रोल में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोल की फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज। हमें बताना है कि पेट्रोल कोल कैसे बनता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। सेम प्रोसेस है कोल बनने का भी, लेकिन ये फॉरेस्ट से बनता है और वो समुद्रों में बनता है, बस यही फर्क है दोनों में। Coal was formed by the decomposition of large land plants and the trees buried under the earth about the 300 million years ago। आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले जो प्लांट्स और ट्रीज जो है वो मिट्टी के नीचे दब गए थे, उनकी डिकम्पोजिशन से जो है वो हमारा पेट्रोल कोयला बनता है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है उनके गलने सड़ने से जो है वो हमारा कोयला बनता है। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड द एब्सेंस ऑफ एयर द वुड ऑफ द बरिड
फॉरेस्ट प्लांट एंड ट्रीज स्लोली गोट कन्वर्टेड इनटू द कोल। हाई प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण और हवा की कमी के कारण ये जो जंगल पहले मिट्टी में दब गए थे वो धीरे धीरे जो है वो कोयले में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। एज द कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड द कार्बनाइजेशन। क्योंकि कोयले में जो है वो ज्यादातर कार्बन ही प्रेजेंट होती है, इसलिए पेड़ों से जो है पेड़ों से कोयले बनने के प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। हमसे पूछा गया था कि इस प्रोसेस का क्या नाम है, तो इस प्रोसेस का नाम है कार्बनाइजेशन। पेड़ों से कोयले बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द सेक्स हार्मोन्स, व्हाई दे आर नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन। हमसे पूछे जा रहे हैं कि सेक्स हार्मोन्स क्या है और उनको ऐसा नाम क्यों दिया गया है, हमें उनके फंक्शंस जो है वो बताने हैं। तो सेक्स हार्मोन्स क्या है? दीज आर द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस इन द मेल्स एंड ओवरीज इन द फीमेल। तो सेक्स हार्मोन्स क्या है? सेक्स हार्मोन्स है दीज आर द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द टेस्टिस इन मेल्स एंड द ओवरीज इन फीमेल्स। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि सेक्स ग्लैंड्स जो है वो रिलीज करती हैं, और सेक्स ग्लैंड्स जो मेल में है वो टेस्टिस है और फीमेल्स में जो है वो ओवरीज है। आप यहाँ पे सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, दीज आर द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द सेक्स ग्लैंड्स। अगर आपको ये नहीं लिखना है कि टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, दीज आर द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द सेक्स ग्लैंड्स। क्योंकि जो मेल्स में सेक्स ग्लैंड्स होती है वो टेस्टिस होती है और जो फीमेल में सेक्स ग्लैंड्स होती हैं वो ओवरीज होती हैं। दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर सेक्रेटेड बाय मेल एंड फीमेल सेक्सिस सेपरेटली। इनको ऐसा नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग ग्लैंड्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, दोनों का अलग अलग काम होता है। तो मेल सेक्स हार्मोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। आप इसको एक अलग नाम लाइन में भी लिख सकते हो कि मेल सेक्स हार्मोन इज द टेस्टोस्टेरोन। ये जो है टेस्टोस्टेरोन को हम मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। इट इज सेक्रेटेड बाय द टेस्टिस। ये जो है वो टेस्टिस के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, सेक्रेटेड किया जाता है। इट कॉजेज चेंज इन द बॉयज लाइक द ग्रोथ ऑन द फेशियल हेयर। इट सो स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो है ये मेल सेक्स हार्मोन क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन है। ये जो है वो टेस्टिस के द्वारा जो है वो पैदा किया जाता है। ये जो है वो मेल्स की बॉडी, बॉयज की बॉडीज में जो है वो फेशियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फेशियल ग्रोथ जो है वो करवाते हैं। इसके अलावा जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो हमारा एस्ट्रोजन है। फीमेल सेक्स हार्मोन इज द एस्ट्रोजन। एक लाइन आप ऐड कर सकते हो इसमें कि फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन। इट इज सेक्रेटेड बाय द ओवरीज। ये जो है वो ओवरीज द्वारा पैदा किया जाता है। इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द फीमेल्स। ये क्या करते हैं? ये फीमेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। अपीयरेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा, इट मेंटेन द प्रेगनेंसी। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करते हैं। यहाँ पे आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ कि क्या होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक एज के बाद गर्ल्स में आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब गर्ल्स और बॉयज छोटे होते हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, देख के नहीं बता पाते कि इनमें से कौन सा गर्ल है और कौन सा बॉय है। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम उनको क्लियरली देख के बता सकते हैं कि ये वाली गर्ल है। तो गर्ल्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, गर्ल्स में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, गर्ल्स की बॉडीज में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होती हैं जिनके कारण हम उनको आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ऐसे सारे कैरेक्टर्स को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। और इन सभी कैरेक्टर्स को जो है वो एस्ट्रोजन जो है वो कंट्रोल करता है, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, और ये जो है वो ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द एडोलेसेंस। हमें एडोलेसेंस को डिफाइन करना है। एडोलेसेंस हमारी एक एज होती है। एडोलेसेंस द period of life when the body undergoes changes leading to the reproductive maturity is called the adolescence. Adolescence लाइफ का एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमारी जो बॉडी है वो चेंजेस के अंदर जाती है, हमारी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और इन चेंजेस के कारण हमारी बॉडी जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाती है। हमारी बॉडी में जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है।
मतलब कि इस एज के बाद जब हम पूरी तरह से एडोलेसेंस की एज को क्रॉस कर चुके होते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाती है, मीन्स कि हम रिप्रोड्यूस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस एक पीरियड ऑफ लाइफ है, एक लाइफ का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस के कारण हमारी बॉडी जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए मैच्योर होनी शुरू हो जाती है। Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to the 18 और 19 years of age। जो adolescence है वो 11 साल की उम्र से शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट, और ये 18 से 19 सालों तक रहती है। The adolescents are also called the teenagers। ऐसे बच्चे जो adolescence की एज में होते हैं उनको हम teenagers भी बोलते हैं। Adolescence in girls may begin a year or 2 year earlier than boys। लड़कियों में जो है वो 1-2 साल पहले जो adolescence जो है वो शुरू हो जाती है। Also the period ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो एडोलेसेंस का पीरियड है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सबको 11 साल में ही शुरू हो, किसी की 10 में भी शुरू हो सकती है, किसी की 12 के भी शुरू हो सकती है, किसी की 19 तक भी जा सकती है, किसी की 20 की भी तक भी जा सकती है। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन एक्सप्लेन। हमें मेंस्ट्रुएशन बताना है कि क्या होता है और उसको एक्सप्लेन करता है। हमने इसके ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आपको वो देखना हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उस वहाँ पे हमने पूरे इसके प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन के रिलेटेड ही करेंगे। द रिदमिक चेंज इन द यूट्रस विच अकर्स एवरी 28 डेज थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वुमन एक्सपेक्ट द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक ऐसे रिदमिक चेंजेस हैं जो कि फीमेल बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर जो है वो हर 28 दिनों में होते रहते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में ये नहीं होता है, प्रेगनेंसी को छोड़ के बाकी पूरे टाइम जो है ये होते रहते हैं, ये चेंजेस होते रहते हैं और इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। द फीमेल सेक्स हार्मोन इनिशिएट द थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। जो हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो हमारा जो यूट्रस होता है उसकी वॉल्स को मोटा करना शुरू कर देते होते हैं ताकि वो फर्टिलाइज ओवम को, जो हमारा फर्टिलाइज एग होगा, उसको आसानी से पकड़ सके। जब हमारा एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में एंट्री करता है तो सेक्स हार्मोन्स क्या करते हैं कि यूट्रस की दीवार को मोटा करना शुरू कर देते हैं ताकि वो आसानी से फर्टिलाइज एग को पकड़ सकें। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज द लिनिंग वॉल इज ब्रोकन डाउन द डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी। अगर हमारा एग फर्टिलाइज हुआ होगा तो वो यूट्रस उसको पकड़ लेगा, और अगर हमारा एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा तो जो ये सारी तैयारी की होगी यूट्रस ने, मीन्स की यूट्रस ने अपनी दीवारों को जो मोटा किया वो सारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब एग जो है फर्टिलाइज हुआ ही नहीं तो एग को तो ऐसे ही बाहर जाना होगा, तो वो सारी तैयारी जो है वो वेस्ट हो जाती है, जिसके कारण वो सारा जो ब्लड की जो कोटिंग चढ़ी होती है, ब्लड की जो दीवार बनी होती है, वो सारी की सारी दीवार जो है वो वजीना के थ्रू जो है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। और इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको पीरियड्स भी बोलते हैं। Normally, the menstrual cycle start at the age of 10 to 14 years and stop at the age of the 45 to 50 when the menopause is reached। नॉर्मली ये जो साइकिल है ये 10 से 14 साल तक में जो है वो शुरू हो जाता है और ये 45 से 50 साल की एज तक जाता है, जब जो है वो मीनोपोज आ जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज मीनोपोज। तो मीनोपोज किसी भी गर्ल के अंदर होने वाला लास्ट पीरियड है जिसके बाद उसमें कभी भी पीरियड नहीं आता, तो फिर उसके बाद जो है वो उनकी बॉडी जो है वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो वो लास्ट जो पाइप पीरियड आता है उनकी बॉडी में उसको हम मीनोपोज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन द फिगर, द लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। हमें बोला है कि जो नीचे फिगर दिया गया है उस फिगर में बल्ब जो है वो नहीं जलेगा, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण तो यही हो सकता है कि हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो, इसीलिए वो नहीं चल रहा। सेकंड कारण ये हो सकता है कि जो हमने बैटरी लगाई है वो खराब हो गई हो, मीन्स की बैटरी खत्म हो गई हो, तो वो रीजन हो सकता है। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि हमारे कनेक्शन जो है वो प्रॉपर ना लगे हो, जिसके कारण जो है वो करंट सही तरह से फ्लो नहीं कर पा रहा हो। नेक्स्ट है हमारे पास, इन केस ऑफ फायर बिफोर द फायरमैन यूजेस द वाटर होसेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, व्हाई दे डू दिस।
जब भी कहीं पे आग लगती है तो जो आग बुझाने वाले होते हैं तो वो आग पानी डालने से पहले जो है वो आसपास की सारी बिजली की सप्लाई को बंद करते हैं। वैसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जो पानी होता है वो इम्प्योर पानी होता है, वो प्योर पानी नहीं होता। और हमें पता है कि जो इम्प्योर पानी होता है वो बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है, और अगर वो बिजली बंद नहीं करेंगे तो पानी से जो है वो करंट जो है वो फैल सकता है। इसीलिए वो पानी डालने से पहले जो है वो मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाईज को बंद करते हैं। तो इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि जो पानी होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए वो जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की सप्लाई को बंद करते हैं। तो इसके साथ हमारा सैंपल पेपर नंबर 1 खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।